फ्रेंड्स, माय नेम इज विजय कालको एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी एंड एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी क्या है? सॉल्यूशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है। तो यहाँ से क्या है, कॉम्पिटिटिव लेवल में क्या है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम क्या है, नॉर्मेलिटी और क्या है एन फैक्टर कैसे डिटरमाइन करते हैं। एन फैक्टर क्या है, नॉर्मेलिटी में ही आता है, नॉर्मेलिटी फैक्टर होता है एन फैक्टर। तो आज हम क्या है, इसी को डिफाइन करेंगे, क्या नॉर्मेलिटी क्या है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एन से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute dissolve per liter of solution। ये क्या हमारे नॉर्मेलिटी, क्या हमारा क्या फॉर्मूला होगा हमारा नॉर्मेलिटी क्या होगी भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व किसके अंदर भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। अगर क्या मिलीलीटर ले रहा हो तो ऊपर क्या हम क्या कर देंगे, थाउजेंड्स कर देंगे। तो ये यहाँ क्या स्टूडेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, क्या है यहाँ से बनता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं भाई, ग्राम इक्विवेलेंट मास बाय या फिर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, राइट। वेट ये वही वेट है भाई जो आप क्या गिवन मास जिसे कहते हो, ठीक है। बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा भाई, इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, नॉर्मेलिटी फैक्टर। और आजकल क्या है, कुछ बुक इसको क्या है एक्स फैक्टर से रिप्रेजेंट करने लगी, बट ये होता क्या है, एन फैक्टर नॉर्मेलिटी फैक्टर होता है। इसको डिफाइन करेंगे, नॉर्मेलिटी फैक्टर होता क्या है। बट क्या है, एक बार इसको देखो, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो यहाँ पर क्या हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो मोलर मास यानी कि मास बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास की जगह मैं क्या क्या रख दूं, मोलर मास बाय एन फैक्टर। देखो मैं रख देता हूं यहां पर वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट को हम क्या कर रहे थे, यहां पर क्या हम ये ले तो ए क्या हमारा सोलवेंट और बी क्या है सोल्यूट। तो हम क्या है वेट क्या लेंगे, WB, ठीक है, बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट किसका लेना, ऑफ सोल्यूट। तो ऑफ सोल्यूट क्या था, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो मोलर मास को हम कैसे लेंगे, MB बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर यहां पर है तो ये क्या है, ऊपर नीचे है तो क्या है ऊपर चला जाएगा, इंटू एन फैक्टर, ठीक है, इंटू नीचे क्या था भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये क्या है ml में है तो हम क्या कर देंगे, इंटू थाउजेंड्स। एक बार इसको देखो भाई, ये क्या है, अगर ये क्या एन फैक्टर यहां से हटा दिया जाए तो क्या WB बाई MB इंटू V इंटू थाउजेंड्स। ये क्या था हमारा, क्या था मोलरिटी थी, राइट। यानी कि मैं साथ साथ क्या आपको नॉर्मेलिटी और मोलरिटी की रिलेशन करवा रहा हूं। तो यहां पर क्या है, ये क्या हमारी नॉर्मेलिटी, राइट। उसके बाद क्या है देखो, WAB बाई MB, WAB क्या है
मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू एन फैक्टर, क्योंकि क्या इक्विवेलेंट मास लेना हमने, इक्विवेलेंट मास क्या होगा मोलर मास बाय एन फैक्टर, यहाँ क्या लिखेंगे मोलर मास बाय एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा। उसके बाद क्या है इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया और ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एज इट इज है, एमएल में लोगे तो थाउजेंड्स कर देंगे हम, राइट। तो ये क्या हमारी अगर एन फैक्टर को हम हटा दें तो ये क्या है डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू बी इंटू थाउजेंड्स, ये क्या थी मोलरिटी। तो क्या हो जाती है हमारी नॉर्मेलिटी क्या हो जाती है इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, राइट। तो ये यहां से एक रिलेशन बन जाती है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम क्या है एन फैक्टर को समझते हैं, फिर क्या है एक क्वेश्चन करेंगे। एन फैक्टर क्या है अलग अलग से होता है, एसिड के लिए अलग होगा और क्या है बेस के लिए अलग से होगा, राइट। तो इसको एक बार नोट करो, फिर क्या मैं इसको रब करता हूं। यस अब हम क्या है डिस्कस कर लेते हैं एन फैक्टर। एन फैक्टर भाई नॉर्मेलिटी फैक्टर, ठीक है। यूनिट क्या होगी नॉर्मेलिटी की, ग्राम इक्विवेलेंट, भूल गया था भाई, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, राइट। या फिर क्या है एन, एन का मीनिंग क्या होगा नॉर्मल, नॉर्मल इतने एन नॉर्मेलिटी का क्या है सॉल्यूशन है, ये क्या थी इसकी यूनिट होगी। उसके बाद क्या है एन फैक्टर को डिसाइड करते हैं। एन फैक्टर भी एसिड के लिए अलग से होगा और क्या है बेस के लिए अलग से होगा, और क्या है अगर क्या सोल्ट है उसके लिए क्या होगा अलग से होगा, राइट। और उसके बाद क्या है एटम्स है तो उसके लिए अलग से होगा। तो मैं आपको क्या एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दूंगा, कॉमन सा आप क्या आपको देखना आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एसिड के लिए क्या होगा, हम एसिड लेते हैं भाई, एसिड के लिए क्या होगा एन फैक्टर, यहाँ लिखते हैं फोर एसिड्स, ठीक है। बेसिसिटी ऑफ एसिड, राइट। बेसिसिटी क्या होती है भाई, एसिड की बेसिसिटी क्या होती है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस। बेसिसिटी क्या होती है भाई नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव आयंस, ये क्या होती है बेसिसिटी किसकी एसिड की। देखो कुछ नहीं है, बहुत इजी है, आपको समझ आ जाएगा, आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे HCl है हमारा क्या एसिड है, तो यहाँ पर क्या है किसको रिप्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को, कितना एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, यानी कि अगर क्या इसको क्या सॉल्यूशन बना दे तो एक्वस सॉल्यूशन बना दे तो क्या देगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, एक्वस सॉल्यूशन होगा तो ये क्या है ये देगा। तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन कितने आ रहे हैं 1, तो इसकी एसिडिटी कितनी सॉरी बेसिसिटी कितनी होगी 1, और यही क्या है इसका एन फैक्टर हो गया। सेकंड केस किसका लेते हैं H2SO4, राइट। इसमें भी क्या होगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, राइट। तो इसमें क्या होगा 2 आ गए भाई H पॉजिटिव, तो ये क्या होगी इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 2, और ये यही क्या है एन फैक्टर होगा, राइट। उसके बाद क्या है हमारे पास क्या है कुछ एसिड होते हैं, कौन कौन से एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। कौन सा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, 3 एसिड देता है और उनकी क्या है बेसिसिटी पूछ लेता है। तो यहाँ पर क्या एन फैक्टर पूछ लेता है, यानी कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, यानी कि क्या हाइड्रोजन एटम। अगर क्या आपको फिर भी नहीं समझ आए तो आपने क्या करना है किसी भी एसिड को क्या है आप बेस से रिएक्शन करवा दो, और उसके अंदर क्या भाई एसिड को बेस से रिएक्शन करवा दो, वो जितने भी OH नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज करेगी उतनी ही उसकी बेसिसिटी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे क्या है HCl प्लस NaOH, मैं इसके साथ रिएक्शन करवा देता हूं, तो यहाँ पर क्या होगा रिएक्शन क्या होगी, एसिड और बेस क्या है रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है आपको बहुत सिंपल पता है क्या होगा, वाटर प्लस सोल्ट होगा भाई, वाटर निकल गया OH निकल गया और H निकल गया प्लस क्या है सोल्ट, क्या हो गया NaCl, क्या निकल गया
Cl। तो इसके बाद क्या होगा भाई, देखो यहाँ पर क्या है, कितने OH को न्यूट्रलाइज कर रहा है, ये एक OH को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसलिए इसकी क्या है एसिडिटी क्या होगी 1, और क्या है इसका बेसिसिटी क्या होगी 1, और N फैक्टर भी क्या है 1 हो गया। अगर क्या है जिसके अंदर H पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल क्या है मैं देता हूँ SO2 या फिर क्या है CO2, ये क्या है इनको कह देते हैं इट इज एसिडिक, दीज आर एसिडिक इन नेचर, बट क्या हम इनकी बेसिसिटी कैसे कैलकुलेट करें, तो इनके लिए भी क्या सिंपल फॉर्मूला है, आप इसको क्या है किसके साथ रिएक्शन करवा दो, बेस के साथ रिएक्शन करवा दो। एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, आपको सिंपल पता है सोल्ट प्लस वाटर बनाएंगे, 10th क्लास में आप सीख कर आते हो। यहाँ पर क्या होगा, जैसे SO2 राइट, मैं रिएक्शन करवा देता हूँ NaOH, ठीक है, बेस है स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH ले लो या फिर KOH ले लो, कुछ भी ले लो आप, क्या है बेस ले लो, तो रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा H2 वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, प्लस क्या है क्या निकलेगा सोल्ट। तो यहाँ से देखो भाई H2O वाटर निकाल दिया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो 2 निकालने तो इसको क्या कर देंगे हम डबल कर देंगे, तो यहाँ से देखो 2 हाइड्रोजन निकल गए हमारे राइट, और 1 ऑक्सीजन निकल गया यहाँ से, तो यहाँ क्या बच गए 2 तो नाइट्रोजन बच गए, 1 ऑक्सीजन बच गया क्योंकि डबल हो गए थे, और क्या SO2 बच गया, तो सोल्ट हमारा क्या बनेगा यहाँ पर Na2SO3, ये हमारा क्या सोल्ट बन गया। तो यहाँ देखो ये कितने OH को न्यूट्रलाइज कर रहा है, यहाँ पर कितने OH आयंस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, ये कितने को 2 को, किसको 2 को, तो यहाँ पर क्या है इसकी बेसिसिटी या फिर क्या है N फैक्टर क्या हो गया 2, N फैक्टर क्या हो जाएगा 2। इसी तरह से क्या हम CO2 के केस में भी देख सकते हैं, क्या है भाई CO2 के केस में भी देख सकते हैं, CO2 प्लस NaOH, चलो KOH से करवाते हैं अब की बार, किसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ KOH, तो क्या होगा बहुत सिंपल सी रिएक्शन होगी, क्या रिएक्शन होगी हमारी H2O वाटर निकलेगा बाहर, ठीक है, अब यहाँ 1 हाइड्रोजन है डबल करना हमने 2 हो गया, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो गई हमारी, क्या बच गया यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन निकल गए यहाँ से यूज हो गए, और क्या 1 ऑक्सीजन यूज हो गया, तो यहाँ पर क्या पोटेशियम 2 बच गए, 1 ऑक्सीजन बच गया, और क्या है यहाँ पर CO2 बच गया, तो क्या हो गया K2CO3, K2CO3। अगर यहाँ पर आप क्या है CO2 को किसके साथ NaOH के साथ करवाते तो ये 2 हो जाता है, तो क्या बनती है हमारी रिएक्शन H2O प्लस Na2CO3, जो क्या है आपकी, आप इसको पहले से ही जानते हो क्या है सोडियम कार्बोनेट, ये क्या पोटेशियम कार्बोनेट हो गया। तो यहाँ पर देखो ये कितने OH को न्यूट्रलाइज कर रहा है, यहाँ पर ये कितने को 2 को, तो इसकी क्या यहाँ भी सेम केस है, यानी कि इसकी क्या है N फैक्टर क्या हो जाएगा, N फैक्टर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा भाई, ठीक है। रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन देखने हैं राइट। उसके बाद क्या है कुछ एग्जांपल और आते हैं भाई, फॉस्फोरिक एसिड देखो H3PO3, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछे जाते हैं, नॉर्मली यही एग्जांपल है इनके पास, यही बार बार पूछते रहते हैं। H3PO3 क्या है ये फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 सॉरी H3PO4, उसके बाद H3PO3, ये क्या होगा फॉस्फोरस एसिड, और उसके बाद थर्ड कौन सा होता है H3PO2, H3PO2, ये क्या होगा भाई हाइपो फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो
यहाँ से अगर क्या है इनकी बेसिसिटी पूछ ली जाए और इनकी बेसिसिटी ही पूछता, जनरली ये देता, सीबीएसई 12 सीबीएसई एग्जाम में भी दे देता और कॉम्पिटिटिव में भी पूछता, ये देता। भाई आप क्या सोचोगे कि 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन क्या रिप्लेस हो जाएंगे, बट ऐसे नहीं होता। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे इनका अलग अलग, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पी। फॉस्फोरस की क्या होती है, वैलेंसी कितनी, एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो वैलेंसी क्या होगी इसकी 5 होगी, कितनी होगी 5। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, यहाँ ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर 1 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या OH, ठीक है, ये ऐसे जुड़े होते हैं। तो यानी कि एक हाइड्रोजन ये रिप्लेस हो सकता है, एक ये रिप्लेस हो सकता है, एक ये रिप्लेस हो सकता है। तो इसका क्या है, बेसिसिटी कितनी हो गई 3, कितनी हो गई 3, यानी कि इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं फॉस्फोरिक एसिड का, ठीक है। क्या था H3PO4, राइट। उसके बाद क्या है, अगर हम क्या है फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा H3PO3। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, इस वाला यहां बनाते P, ये ऑक्सीजन, राइट, ये OH, ये क्या है O, ये H और ये क्या है H। क्योंकि हमारे पास क्या है हाइड्रोजन 3 ही है, हाइड्रोजन कितने हैं भाई 3, 1 2 3, और ऑक्सीजन कितने 3 ही हैं, तो कितने हो गए 1 2 3, ऑक्सीजन 3 हो गई। तो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता, ये हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि ये सीरीज के बीच में आ जाता भाई फॉस्फोरस। यहाँ पर क्या है लाइक कोवेलेंट बॉन्ड होता, आयनिक नेचर नहीं होता। यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन की, और यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता, यहाँ आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता, इसलिए क्या है ये रिप्लेस हो जाता इजीली। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे 2। तो यहाँ पर क्या है इसकी बेसिसिटी या फिर क्या है एन फैक्टर क्या होगा 2 होगा। इसका कितना होगा भाई 2 होगा, क्या 3 नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह क्या है इसका स्ट्रक्चर भी हम बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा P O, वैलेंसी तो हमने 5 ही करनी है, OH H और क्या है H, क्योंकि हमारे पास क्या है हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, 1 2 3, ऑक्सीजन कितने हैं 2 ही है, 1 और 2। तो यहाँ पर क्या न तो ये रिप्लेस होगा नहीं ये रिप्लेस हो सकता, ये रिप्लेस हो सकता, इसलिए क्या है इसकी वैलेंसी क्या होगी या फिर एन फैक्टर क्या होगा या फिर बेसिसिटी क्या होगी इसकी 1 होगी, राइट। इसका क्या होगा बेसिसिटी 3, इसकी बेसिसिटी होगी 2 और इसकी बेसिसिटी होगी 1। तो इस तरह से क्या है हमने देखना होता है, यानी कि स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होती है, स्ट्रक्चर से हम देखते हैं। अगर आप क्या सिंपल एसिड के केस में बेसिसिटी उतना ही एन फैक्टर होगा, राइट। उसके बाद क्या है सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का भी हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड आप करते जाओ समझ आएगा आपको, एट लास्ट आपको समझ आ ही जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है H2SO4, भाई सल्फर की तो वैलेंसी 6 होगी क्योंकि एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है SO, राइट, या फिर क्या इसको ऐसे भी बना देते हैं, ये O, ये O, यहाँ पर क्या OH, यहाँ पर क्या OH। देखो यहाँ पर यह ऑक्सीजन से ही हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ पर क्या इसकी क्या सिंपल दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही अटैच है, इसलिए क्या इसकी बेसिसिटी क्या है 2 हो जाएगी सिंपल, और क्या है एन फैक्टर भी 2 ही हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या है एन फैक्टर देखते हैं बेस का। बेस के केस में देखते हैं भाई 4 बेस में क्या देखेंगे एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है। जितने भी OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा उतने ही H पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। भाई देखो जैसे क्या है NaOH, ये कितने रिलीज करेगा 1 OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा यहाँ से, तो ये क्या है एक ही हाइड्रोजन को क्या न्यूट्रलाइज कर पाएगा, एक ही एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, इसलिए इसको इसकी एसिडिटी बोलते हैं बेस के लिए। उसके बाद क्या है CaOH की वोल्टवाइज यहाँ पर कितने 2 OH रिलीज होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी
यहाँ 1 है, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, राइट। उसके बाद क्या है AlOH थ्राइस, ठीक है। तो देखो इसका एक बहुत और भी सिंपल मेथड है जो क्या है हर जगह क्या है अप्लीकेबल होगा, यूनिवर्सल मेथड क्या है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, राइट। ये क्या होगा Ca2 पॉजिटिव प्लस OH 2OH नेगेटिव, राइट। उसके बाद क्या है Al एल्यूमिनियम है ना, तो ये क्या होगा Al3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव। अब मैं कह दूं यहाँ पर क्या 1OH नेगेटिव है तो 1, यहाँ 2 है तो 2, 3 है तो 3। और एक और मेथड होता है जो सोल्ट में भी अप्लीकेबल होगा, हर जगह ही अप्लीकेबल होता है। जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटाइंस या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द एनाइंस, उसकी क्या होती है भाई एन फैक्टर होता है, राइट। यहाँ पर देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 2, या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है 2, ये 1 है भाई, ये डबल है 2। यहाँ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना 3, यहाँ टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है 3, यानी कि वही क्या होगा जितना भी टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा उसके डिसोसिएशन के बाद टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटाइंस या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द एनाइंस, वही क्या होता है एन फैक्टर होता है, राइट। इसी तरह से क्या हम सोल्ट के केस में भी इसी तरह से देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ एसिडिटी बेसिसिटी बोल देते हैं, बट क्या कॉमनली ऐसे ही होता है, क्या है इन केस ऑफ फॉर साल्ट में यही देखेंगे। जैसे क्या हमारे पास NaCl है, अगर इसका डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, राइट। तो हम यहाँ क्या देखेंगे जितना भी क्या टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटाइंस और टोटल, और कह रहा हूं भाई एक पर देखना है, और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनाइन, क्योंकि आप सभी जानते हो साल्ट तभी बनेगा टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। किसी भी केस में क्या है अगर हम क्या है ZnSO4, ये भी क्या है एक सोल्ट है, तो यहाँ क्या होगा Zn2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। आप समझ ही गए 2 नेगेटिव, भाई ये नेगेटिव 2 है, ठीक है। आप समझ गए यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। सोल्ट के केस में हम ऐसे ही देखेंगे, कोई भी सोल्ट हो, कॉपर सल्फेट हो या फिर क्या है जिंक क्लोराइड हो, अगर क्या हम कोई भी हम सोल्ट ले लेंगे तो हमने क्या देना टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटाइंस या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द एनाइंस, ये क्या होता है भाई हमारा एन फैक्टर ही होता है। उसके बाद क्या है अगर क्या है अकेला एटम हो, फॉर एलिमेंट लिख लेते हैं हम एलिमेंट, ठीक है, या फिर क्या है और अकेला एटम ही हो, ठीक है, तो क्या होगा वैलेंसी ऑन द वैलेंसी ऑफ द एटम, वैलेंसी भाई वैलेंसी जितनी वैलेंसी होगी उतना ही एन फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल क्या है मैं लेता हूं भाई Na सोडियम, राइट, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, कितनी होगी 1, वैलेंसी 1 होगी भाई, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप का है तो इसकी क्या होगी 1, तो इसका क्या है एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1, और इसका क्या है अगर मैं इक्विवेलेंट मास निकालो तो क्या हो जाएगा मोलर मास बाय एन फैक्टर, तो मोलर मास कितना 23, एन फैक्टर 1, तो इसका यही आ गया इक्विवेलेंट मास 23। इस तरह से क्या हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें क्या एटम्स की या फिर एलिमेंट्स के केस में क्या होता है आपको सिंपल पता भाई, फर्स्ट ग्रुप क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप वालों की ग्रुप फर्स्ट ग्रुप उसकी वैलेंसी होती है 1, तो क्या एन फैक्टर 1 होगा। सेकंड ग्रुप वालों की वैलेंसी होती है 2, उसका क्या होगा 2 होगा। थर्ड ग्रुप की क्या होगी 3, राइट 3 होगी, तो उसका क्या होगा एन फैक्टर 3 होगा। उसके बाद क्या है फोर्थ ग्रुप की क्या होगी 4, उसके बाद क्या अगर 15 ग्रुप हो बीच में क्या ट्रांजिशन सीरीज आ जाती है, ग्रुप 15 हो क्या हो गई ग्रुप 15, तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है आप करते हो क्या 18 माइनस यानी कि 8 माइनस 5 करोगे आप तो कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। ग्रुप 16 का कितना होगा
टू, वैलेंसी 2 होती, वैलेंसी आपको निकालनी आती, ग्रुप 17 क्या होता है, हेलोजन होता है, उसकी वैलेंसी 1, तो ये क्या 1 ही क्या होगा, इनका एन फैक्टर होगा। इस तरह से क्या आप एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो, किसका, एसिड का, बेस का या फिर सोल्ट का। यस, उसके बाद क्या है, अगर क्या है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होगा भी, इलेक्ट्रोलाइट्स भी वही होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में भी वही होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो जो क्या है डिसोसिएट करके किसमें, आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, आयंस में डिसोसिएट होने के बाद क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो उसमें भी क्या होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज, या फिर कोई भी आयंस हो, यानी कि आयंस का हमने एन फैक्टर देखना है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन आयन, तो इसका एन फैक्टर क्या है, जो भी चार्ज होगा वही एन फैक्टर हो जाएगा इसका, राइट। अगर मैं कह रहा हूँ Zn या कॉपर ले लेते हैं, Fe ले लेते हैं, Fe 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या है, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के केस में 2 हो गया, तो 2 क्या इसकी वैलेंसी होगी, पॉजिटिव चार्ज तो 2 है, राइट। उसके बाद क्या है, इस तरह से क्या हम एन फैक्टर देख लेते हैं। तो इसका क्या है, हमने किसी का भी क्या है क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो आप क्या है इस तरह से नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, हम क्वेश्चन करके देखते हैं किस तरह से होगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सही है भाई। इसका क्या होगा, ट्वेंटी ग्राम NaOH dissolve in 180 ml of solution, 500 कर लो, 500 ml of solution, ठीक है। कैलकुलेट द normality of that solution, तो नॉर्मेलिटी है क्या भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, मास बाई मोलर मास बाई एन फैक्टर। हम क्या है, जो क्या है उसका मोलर मास होगा उसका क्या एन फैक्टर से हम क्या उसको डिवाइड, वही तो क्या होगा हमारा क्या आएगा, इक्विवेलेंट मास, मास बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम पहले यही निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ठीक है। क्या होगा भाई, मास बाय इक्विवेलेंट मास, राइट। और इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास क्या होगा भाई, NaOH का इक्विवेलेंट मास, मोलर मास बाय एन फैक्टर, तो NaOH का निकालना, मोलर मास कितना होगा भाई, मोलर मास 23 + 16 + 1 40 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया 40, राइट। और एन फैक्टर क्या हो गया इसका, देखो अगर एक ही OH नेगेटिव आयन दे रहा है, या फिर इसका डिसोसिएशन कर दो, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, देखो इसके ऊपर भी 1 ही पॉजिटिव चार्ज है, टोटल इसके ऊपर भी 1 ही है, तो यहाँ पर क्या एन फैक्टर 1 हो गया, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 40 ग्राम, राइट। तो यहाँ पर हम क्या है, क्या निकाल लेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट, तो कितना मास, टोटल मास कितना दे रहा है 20 बाई 40, राइट, बाई 40, ठीक है, 0.5 आ गया, राइट, 0.5 ग्राम, ठीक है, डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा क्या होगा, नॉर्मेलिटी क्या होगी भाई हमारी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 0.5 ग्राम, ठीक है। नीचे क्या लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ml, राइट, ml में है तो हम क्या ऊपर क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, राइट। उसके बाद इसको हटाओगे तो क्या हो जाएगा 10, इससे ये गया, इससे ये गया, यानी कि कितनी आ गई 1, नॉर्मेलिटी क्या आ गई 1 नॉर्मल, या फिर क्या कहोगे भाई
1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर क्या कहेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी कि ये क्या हमारी यूनिट आ गई। तो इस तरह से क्या है आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर H2SO4 होता तो आपने बस कुछ नहीं करना, सेम मोलरिटी की तरह ही है, आपने क्या करना इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना। इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मास बाय एन फैक्टर, और एन फैक्टर आपको कैलकुलेट करना आ ही गया होगा। तो इस तरह से क्या स्टूडेंट्स हम क्या है नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन क्या है सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो आप क्या है यहाँ पर क्या हम यूनिट को करते हैं फिनिश, और क्या है आप तब तक क्या है इसको नेक्स्ट लेक्चर बनाते हैं, तब तक क्या इसको रीड कीजिए, और क्या रीड नहीं लर्न कीजिए, और क्या इसके नोट्स बनाइए। और प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से क्या है हमारा मोटिवेशन इंक्रीज होता है। थोड़ा हमें सपोर्ट करो ताकि हम आगे क्या है ऐसे ही लेक्चर बनाते रहें। तो आप इसको क्या है तब तक क्या रिवाइज कीजिए। थैंक यू।